नमस्कार, मैं अनिल। भारत के संविधान का जो संवैधानिक विकास है उसके तहत आज हम पढ़ रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत का जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसके तहत हम इन कानूनों को पढ़ रहे हैं। इन कानून को आने में किसका किसका योगदान रहा और किस प्रकार से भारत पर लागू किया गया, ये कानून बना कहाँ से, इन सभी के बारे में हम समझेंगे इस एक छोटे से चार्ट और एक छोटे से पॉइंट के माध्यम से। आइए समझते हैं कुछ खास बातें। एक पीक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। 2000 ईसा पूर्व से लेके और 2021 यानी आज तक लगभग 4000 के वर्ष के बीच में जो जीके पढ़ना है। हमारा इसका लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना कि आप समझें कि हमें जीके आज के लगभग कितने पीछे का पढ़ा जा रहा है। आज का जो चैप्टर है, देखिए जीके पढ़ना आसान काम है लेकिन उसे याद रखना मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। जब दो चैप्टर, दो विषय, दो लैंग्वेज के बीच का जब डिफरेंस समझ लेंगे तब हमें पढ़ना आसान होगा। इसलिए इसको इसका लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप समझें कि आज का एक्ट है 1909, तो आज के लगभग कितने वर्ष का पहले का जीके या इतिहास पढ़ा जा रहा है। तो अमूमन 1909 लगभग 90 वर्ष और 20 वर्ष और 110 वर्ष के पीछे की कहानी। शुरू कहाँ से होता है? ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन का गुलाम उस समय है भारत। कब? 1909 का अधिनियम आता है। कहाँ से आता है? ब्रिटेन के संसद द्वारा भारत पर शासन करने के लिए अधिनियम आता है। क्या यही अधिनियम पर्याप्त है कि भारत पर शासन करने के लिए? नहीं, इसकी शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत के लिए पास किया जाता है। इसी क्रम में 1784 में पिट्स एक्ट आता है और 1792 में एक्ट आता है, थोड़ा सा बदलाव करके, और 1813 में आता है चार्टर एक्ट, 1833 में चार्टर एक्ट, 1853 में चार्टर एक्ट, 1858 में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, शुरू हो जाता है ब्रिटेन के राजा या रानी का शासन भारत पर। इसलिए कहा गया उसे भारत शासन अधिनियम 1858। फिर शुरू हुआ 1858 के बाद भारत परिषद अधिनियम, यानी उसमें से पहला कानून बन के आया 1861 में, उसे कहा गया भारत परिषद अधिनियम 1861। और उसी क्रम में भारत के परिषद को सुधार करते हुए एक और अधिनियम आया 1892। और आज हम पढ़ रहे हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए, ये जितने भी कानून आए, इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी राय कि जब भी आप भारत के संवैधानिक विकास के तहत जो भी कानून पढ़ें उसके पीछे का इतिहास अच्छे से जानकारी रखें। यानी मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, तभी आपको इन सभी कानून के बारे में अच्छे से समझ आएगा। रीजन यह है कि जैसे 1892 से 1909, यानी इनके बीच में आने से लगभग 15, 16, 17 वर्ष लग जा रहे हैं। क्या इसके बीच कोई घटना नहीं है? इन्हीं घटना के जो क्रम घटे हुए हैं, यानी जो इनके बीच में भारत और ब्रिटेन के बीच जो लगाव जुड़ाव बना हुआ है, किस आधार पे बना हुआ है, उसी में परिवर्तन होता है। इसलिए हमें इतिहास की जानकारी अच्छे से कर लेनी चाहिए, तब इस पर आते हैं। लेकिन बहरहाल आइए समझते हैं इसमें पॉइंट क्या दिए गए हैं। एक छोटा सा चार्ट अपने माध्यम से समझाने के लिए बढ़िया से लिखा हूँ और कुछ पॉइंट। हालांकि कानून के अंदर जो अधिनियम ब्रिटेन की संसद ने पास किया है, दोनों को मिक्स करके बाय लैंग्वेज लिखा गया है। देखिए, जब भी कोई
कानून दुनिया के किसी भी संसद से पास होता है तो उस कानून में ध्यान रहे, जैसे ऐसे ही लैंग्वेज दुनिया के सभी संसद के कानून बने रहते हैं। रीजन ना समझने का कारण कि आप जब भी ये सभी कानून आपको किताबों में मिलेगा, लेकिन ना समझने का कारण कि इस लैंग्वेज के एक एक शब्दों में अनेक अर्थ जुड़े रहते हैं, इसलिए हमें समझना मुश्किल होता है। थोड़ा इसके पीछे इतिहास के बारे में समझते हैं। 1909 का अधिनियम ब्रिटेन के संसद को लाना क्यों पड़ा। ठीक, 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का उदय हो जाता है, यानी स्थापना। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ब्रिटेन के जो वायसराय थे उन लोगों को फायदा था कि एक संस्था बना दी जाए जिससे भारतीयों को इकट्ठा किया जा सके और अपने फायदे के लिए। उस समय ब्रिटेन ने भारत में जो वायसराय नियुक्त किए थे लॉर्ड डफरिन थे, और ऐसे कहानी घटती घटी धीरे धीरे 85 के बाद आज अधिनियम आया है 1909 में। लगभग 15 मतलब 25 बरस के बाद एक अधिनियम आया। इसका अर्थ ये हुआ कि 1885 में बनी आईएनसी के जो मांग है, जो हक हैं, जो बढ़ गए हैं दायरे, उसमें लगभग इस अधिनियम में आपको दिखेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात, आईएनसी में जो घटना घटी है, आईएनसी घटना का अर्थ ये हुआ कि क्योंकि हर साल अधिवेशन होते थे तो हर अधिवेशन में एक नया मोड़ आ जाता था, क्योंकि उस समय भारत में महात्मा गांधी अभी एंट्री नहीं किए हुए हैं। ध्यान समझिएगा, महात्मा गांधी अभी राजनीति में एंट्री नहीं किए हुए हैं, तो इसलिए जो भारत में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे वो आईएनसी से जुड़े हुए थे। उसी के बीच एक और संस्था बन जाती है मुस्लिम लीग 1906 में। क्यों बनती है? अब इन सभी बातों में जाने का अर्थ ये हुआ कि आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं उसके बारे में बढ़िया समझिए। लेकिन इफेक्ट क्या है मैं इसको थोड़ा थोड़ा को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए 1906 में अब एक बात ये कि इस समय भारत के वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो, और जो भारत का परिषद है 15 लोग का ब्रिटेन के अंदर, जो ब्रिटेन के संसद के सदस्य हैं, उसमें जो सचिव हैं लॉर्ड मार्ले। अभी आप इतना समझिए 1909 में, इसकी पहले की कहानी इसके पहले के कानून में अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। तो इस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो है और लॉर्ड मार्ले। तो एक 1906 में एक आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से कुछ मुसलमान मिलते हैं। उनका ये मांग रहता है कि भारत में जितने जनसंख्या के अनुपात में हम हैं उस अनुपात में हमको अपने परिषद में जगह दी जाए। ठीक, तो वायसराय ये बात समझ जाता है और ये बात मान लेता है। लेकिन 1906 में ही लगभग 2-3 लोग मिलके, ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह और महसिन उल मुल्क थे, महसिन उल मुल्क थे, और एक लोग थे वकार उल मुल्क। इन्होंने एक मुस्लिम लीग की स्थापना की। बाद में जो लॉर्ड मिंटो से आगा खां के कुछ प्रतिनिधि मंडल मिले थे वो लोग भी इसी मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। अब आईएनसी उधर 1885 में गठन हो चुका है, और आईएनसी से अलग रखने का कारण यही था कि भारत में अगर शासन करना है तो वायसराय और जो सचिव थे दोनों लोग मिलके भारत में फूट डाल रहे थे हिंदू और मुसलमान के बीच। इसलिए आईएनसी से आप देखेंगे मुसलमान लगभग दूरी बना के रखे थे। ठीक, इसका कारण अंग्रेज लोग ही थे। अब मुस्लिम लीग बन जाती है। कांग्रेस का अधिवेशन और एक ध्यान समझिएगा, 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय रह चुका है। वो भारत में इतने सारे कानून अपने मनमर्जी से लाया था कि भारत को लगभग एक तहस नहस के रास्ते पर छोड़ गया था। अब उस कानून में बहुत सारे, जैसे
एक छोटा छोटा ले लेते हैं, विश्वविद्यालय कोई अधिनियम लाया था, ठीक है, और उसके बाद मुस्लिम लीग आप देख ही रहे हैं, एक नया आ ही गया है ना। उसी के बदलाव के कारण ही 1906 में मुस्लिम लीग आया, क्योंकि वो बहुत प्रताड़ित कर चुका था। और उसके बाद सूरत का जो INC का विभाजन हो जाता है 1907 में, वो आप जानते हैं। ये सब रही घटनाएं इतिहास की। ये सारा इफेक्ट इस कानून पर पड़ता है। अब हम इस पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इस कानून में क्या बातें लिखी गई हैं। एक एक छोटे छोटे शब्दों को विशेष ध्यान समझिएगा, और सबसे बड़ी बात डिफरेंस को समझिएगा। इन शब्दों के डिफरेंस में क्या बातें हैं वो आप समझ लेंगे, हमारा पढ़ाना साक्ष्य हो जाएगा। आइए समझते हैं पहली बात क्या है। अब 1909 में आया भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद क्यों कहा गया? क्योंकि भारत में इस समय छोटे छोटे परिषद बन चुके हैं। क्या इसके पहले परिषद नहीं थे? नहीं थे, स्वतंत्र मात्रा में नहीं थे, लेकिन जब हुए तब इसके लिए जो कानून बना उसे भारत परिषद कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रिटेन में जो 15 सदस्य थे वो भारत परिषद के नाम से जाने जाते थे। तो पहली बात से कहा गया कि ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 है। आपके पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, 1909, 1919, 1935, 1892 ऐसे करके लिखा रहेगा। पूछेगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कौन सा है, ठीक ना। तो मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे? चार्ट में लिखा हूं मैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने कहिए, ठीक ना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसके पहले लॉर्ड मिंटो आ चुके थे वायसराय बन के। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे और लॉर्ड मार्ले सचिव थे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्रिटेन के संसद से कानून बन के आया, इसीलिए इसे कहा गया लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम 1919। पहली बात, केंद्रीय व प्रांतीय। ध्यान समझिए, केंद्रीय क्या है और प्रांतीय क्या है। प्रांतीय आज के जमाने का राज्य, और केंद्रीय का मतलब आज के जमाने का केंद्र का शासन यानी भारत सरकार। तो उस समय क्या रहा, जो वायसराय थे वो केंद्रीय प्रशासन हुआ करते थे, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर बने हुए थे छोटे छोटे प्रांत में, उन्हें कहा गया प्रांतीय। दो बात समझिएगा आप, केंद्रीय व प्रांतीय। अब विधान परिषद यानी दोनों के अलग अलग परिषद। ध्यान समझिएगा, इनके परिषद अलग, और जो ओवरऑल पूरे के परिषद जो बने हुए थे बंगाल में, उनका परिषद अलग। उसमें कौन हेड है? वायसराय। कह रहा है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें कुछ लोग सदस्य थे, क्योंकि जो इसके पहले 92 अधिनियम आया था तो उसमें इन लोगों की सदस्यता निर्धारित कुछ अपने मात्रा से वायसराय साहब निश्चित कर दिए थे। लेकिन जब ये अधिनियम आया तो इनकी संख्या बढ़ाई गई। कितनी बढ़ाई गई आगे हम समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्रांतीय परिषद में भी गैर सरकारी बहुमत बना रहा। देखिए, एक होता है सरकारी, एक होता है गैर सरकारी। सरकारी गैर सरकारी क्या है? जैसे आज के ज़माने का सरकारी और गैर सरकारी सेम ऐसे ही। उस ज़माने में क्या होता था, जो ये 15 सदस्यीय लोग चुनाव करते थे परिषद में अपने या प्रांतीय में, उन्हें कहा गया सरकारी। लेकिन जो वायसराय अपने मनमानी से करवाते थे, अपनी मर्जी से चुनते थे, और जो यहाँ पे एक छोटी सी संस्था इसके पहले 92 में बनाई गई कि चुनाव करवाइए, छोटे छोटे जगहों से राजा महाराजा बड़े बड़े करोड़पति लोगों को रखिए, तो उन्हें क्या कहा गया कि गैर सरकारी। बात समझ आई? कह रहा है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसका अर्थ यह हुआ कि जो निर्वाचन होगा उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ाई गई अभी हम समझेंगे। लेकिन कह रहा है गैर सरकारी बहुमत बना रहा। कहाँ? प्रांतीय परिषद में। देखिए, केंद्र में सरकारी बहुमत बना रहा। देखिए, जो ये सचिव थे ये केंद्र में अपना सरकारी बहुमत बना के रख रहे थे, लेकिन जो प्रांत में थे गवर्नर जनरल के ऊपर डिपेंड था, तो वो अधिकतर भारतीयों को रखते थे। यही कारण था जो गैर सरकारियों का बहुमत बना रहा। लेकिन जो गैर सरकारी थे उसमें से निर्वाचित सदस्य और चुने सदस्य। देखिए,
निर्वाचित मतलब होता था उस क्षेत्र के लोग चुनते थे, लेकिन जो चुने सदस्य थे वो वायसराय अपने मर्जी से चुनते थे। बड़े लोगों को, राजा लोगों को, करोड़पति, बिजनेसमैन, नेता जो वायसराय के समझ में आए उनको चुनते थे। बात समझ पाए होंगे। देखिए, एक लिखा हुआ है केंद्रीय व्यवस्थापिका और एक प्रांतीय व्यवस्थापिका। अभी हमने समझाया केंद्रीय का अर्थ पूरे भारत का कंट्रोल वायसराय के हाथ में बंगाल में है, और प्रांतीय का अर्थ बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी पंजाब, इन लोगों के बारे में। इसके पहले हम इसको पढ़े जा चुके हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका में कुल 69 लोग हैं। किस आधार में बटे हुए हैं इसको समझते हैं। प्रांतीय व्यवस्थापिका में इनकी संख्या हर जगह अलग अलग है। ध्यान समझिएगा, ये जो छोटे छोटे प्रांत हैं इनकी संख्या अलग अलग है, बट कितनी है? बड़े प्रांत में अमूमन 50 लोग को रखा गया है, छोटे प्रांत में 30 लोगों को। इसमें में कैटेगराइज किया गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर जो कैसे नियुक्त करना है, इस सब बारे बातें बताई गई थी। आइए, केंद्रीय व्यवस्थापिका, इसमें 69 लोग, 69 9 तो पदेन सदस्य हैं, ठीक, 60 सदस्य हैं। अब 60 सदस्य में कुल मिला के हुए कितने? 69। अब 69 में 37 जो थे सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी। गैर सरकारी का अर्थ आपको अभी हम समझाए इसमें गैर सरकारी क्या होते हैं, लेकिन जो सरकारी 37 लोग हैं, केंद्रीय परिषद की बात हो रही है, इसका मतलब बंगाल में केंद्रीय परिषद है, ठीक। अब केंद्रीय परिषद का बहुमत है, केंद्रीय परिषद में सरकारी का बहुमत है। अब अगर सरकारी का बहुमत है तो इसमें नियुक्त किस प्रकार से हो रहे हैं इसको समझते हैं। 37 लोग हैं, 10 लोग को तो वायसराय नामांकित कर दे रहा है अपने ही परिषद में, ठीक है, बचे 27 लोग। अब 27 लोग का चुनाव कैसे होगा? हैं सब सरकारी, तो क्या किए कि 2 लोग जमींदार के लिए, ध्यान समझिएगा, अपने ही परिषद में वायसराय 2 लोग जमींदार को नियुक्त कर लिए। 4 लोग ब्रिटिश पूंजीपत के लिए, ब्रिटेन से जो बिजनेस कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी चले जाने के बाद भी, उनमें से 4 लोग आइए हमारे वायसराय परिषद में रहिए। उसके बाद 8 मुस्लिम लीग आरक्षित। देखिए, अभी हम पढ़े थे कि मुस्लिम लीग को ब्रिटेन के संसद से भी सहायता मिल रही थी। क्यों? क्योंकि भारत में शासन करना है, तो ब्रिटेन को ये बात पता चल चुका था कि आईएनसी के जो लोग थे अब उनसे लड़ना मुश्किल है, इसलिए मुस्लिम लीग को अलग रखते थे और आईएनसी को अलग। तो इनकी सीटों की संख्या अमूमन मैक्सिमम रखे, 8 लोग को आरक्षित रखे कि 8 लोग आप मेरे परिषद में रहिए, ठीक। और 13 लोग को समान निर्वाचन के लिए रख दिया कि भारत में कहीं से भी निर्वाचन, जो कमेटी बनी हुई थी छोटी सी, उस कमेटी से निर्वाचन होके आएंगे। कुल कितने लोग हो गए? 27 लोग। ये इस आधार पर वायसराय के परिषद थे। आगे क्या बातें कही गई? कह रहा मुस्लिम लीग को पृथक पंडित प्रणाली लागू कर दी गई मुस्लिमों के लिए, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। देखिए, जो मुसलमान थे वो मांग किए थे, लोग मान भी गए, और इनके लिए अलग चुनाव क्षेत्र, अलग चुनाव प्रणाली रख दी गई, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगली बात क्या कहा गया है इसी कानून के अंदर कि परिषद के सदस्यों का अधिकार बढ़ाया गया है। जैसे देखिए, एक परिषद बंगाल में वायसराय की और प्रांतीय परिषद, दोनों जगह अधिकार बढ़ाए गए, कुछ कम मात्रा में, कहीं ज़्यादा मात्रा में। क्या बढ़ाया गया समझते हैं। प्रस्ताव पर बहस करना, यानी भारत के लोग जो परिषद में शामिल हैं, अब उनमें सदस्य जो थे उनका हक बढ़ा। कितना बढ़ा कि प्रस्ताव कोई आता है तो बहस कर सकते हो, ठीक, संशोधन प्रस्ताव रख सकते हो, सिर्फ रख सकते हो, ध्यान समझिएगा। कुछ विषयों पर मतदान,
मतदान करना मना था, लेकिन कुछ विषय दिए गए थे कि आप इस पर मतदान कर सकते हो। ठीक है। सार्वजनिक हित प्रस्तुत करना, यानी जिसमें सदस्य अपने क्षेत्र के हित के बारे में बातें रख सकते थे कि भाई हमारे क्षेत्र में ऐसी मांग है, ऐसी जरूरत है, आप करिए, ये बात रख सकते थे। लेकिन इन सभी को गवर्नर जनरल अपने परिषद में, वायसराय अपने परिषद में मना कर सकते थे, नहीं आपकी बातें हम नहीं मानेंगे। वायसराय साहब भी अपने परिषद में नहीं मानेंगे और प्रांतीय क्षेत्र में अगर गवर्नर जनरल है तो वो लोग भी नहीं मानेंगे। ये हक उन दोनों को भी मिला, इनको भी मिला हक और उनको भी मिला हक। ठीक। अगली बात क्या कह रहा है, गवर्नर तथा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय शामिल करने की व्यवस्था की गई। देखिए ये कार्यकारिणी परिषद क्या है, जो वायसराय या गवर्नर जनरल का एक कानून बनाने का जो परिषद है, अभी अभी हम पढ़े कि बहस कर सकते थे सदस्य लोग के बारे में कि ये हक मिला, तो ये सदस्यों को मिला। लेकिन जो कार्यकारिणी परिषद था, जो कानून बना रहे थे वायसराय कमेटी के रूप में, तो उनके में शामिल करने का हक मिला। और ये पहले थे सत्येंद्र सिन्हा जी, जो वायसराय के परिषद में शामिल किए गए। अब वो कानून बनाने के निर्माण में भी भारतीयों को रख लिए और पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र सिन्हा, यानी SP सिन्हा भी कहीं आपको लिखा मिल सकता है। लेकिन जो प्रांतीय में है उनका कोई डाटा नहीं है कि इनमें कौन शामिल किया गया है, क्योंकि छोटे बड़े प्रांत भी हैं। अगली बात कह रहा है कि भारत परिषद में 2 भारतीय शामिल हुए। देखिए अभी हम बात किए 15 लोगों के साथ ब्रिटेन में भारत परिषद है। अब क्या हुआ, ब्रिटेन में लगने लगा कि अपने संसद में भारतीयों को भी लाके रख दिया जाए, हो सकता है कि भारत पर शासन हम लोग का चलता रहेगा। तो उसमें 2 व्यक्ति पहले ही चुने गए। 2 व्यक्ति कौन थे, KC गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ध्यान समझिएगा, ये सैयद हुसैन बिलग्रामी मुस्लिम लीग से ताल्लुकात रखते थे। और अगली बात, छोटा सा कथन जो इस कानून में नहीं लिखा गया था, लेकिन इस कानून से बिलोंग करता है, इसलिए हमको यहाँ को लिखे। ठीक है। यहाँ पे लिखने के कारण लॉर्ड मिंटो और कुछ दिन बाद महात्मा गांधी एंट्री कर जाते हैं। तो उन्होंने ये देखा था, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी अफ्रीका में हैं, तो आते जाते थे, देखते थे। तो उनका एक कथन था, पहले मिंटो ने क्या कथन दिया, हमने जहर का एक बीज बोया है। ठीक है, ये पेपर में डायरेक्टली से पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। और महात्मा गांधी का कथन था कि मार्ले मिंटो ने हमारा सर्वनाश कर दिया। देखिए इसका कारण ये था, महात्मा गांधी जो थे भारत में एकता के लिए लड़ रहे थे, एक ही रहे और आज़ाद भी रहे। लेकिन उसमें मुस्लिम लीग बन जाता है और अलग चुनाव की मांग हो जाती है और उसको मान भी लिया जाता है। इसलिए महात्मा गांधी को दुख होता है और कहते हैं मार्ले मिंटो ने हमारा सर्वनाश कर दिया। देखिए 1909 जो अधिनियम आया, उस अधिनियम का उद्देश्य यही था कि जो एक राष्ट्रवाद के लिए सब लोग लगभग इकट्ठा हो जा रहे थे, उसमें फूट डाला जाए। इसीलिए ये अधिनियम ब्रिटेन की संसद से पास होकर भारत के लिए आया। आप हमारा इसको देखने से पहले आप जाके 1892 1861 हूबहू ऐसे ही पढ़ाया गया है। अगर आप हमारी बात समझ पाए हो तब हमारा अगला वीडियो देखिए, क्योंकि इस कंपटीशन के दौरान में आपका समय बहुत कीमती है। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।